हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम एलन गॉड, बॉटनी फैकल्टी। मेरी वाइफ एस एन गॉड, जूलॉजी फैकल्टी। हम लोग पिछले 27 ईयर से टीचिंग में हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों से पढ़ करके आज एमबीबीएस कर रहे हैं। तो पहले भी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की अभी डिमांड आई कि एक बार सर फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग आइए। तो आज हम लोग आप लोगों के सामने हैं प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए हम लोग पहला टॉपिक जो है, स्टूडेंट को दिक्कत रहती है जेनेटिक्स में। पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज। टू द पॉइंट बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज, और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि कैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है वो लिंकेज है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक ही चीज़ है। कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन है। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 67 पर, और जो पुराने वाला पुस्तक है, पुराने वाला जो एनसीईआरटी है, उसके पेज नंबर 83 के ऊपर ये टॉपिक दिया हुआ है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसके अलावा अगर आप देखें तो एनसीईआरटी का जो समरी है पेज नंबर 77, उसके ऊपर भी रिकॉम्बिनेशन का जिक्र किया हुआ है। और अगर हम प्लस वन की एनसीईआरटी देखें तो प्लस वन की एनसीईआरटी में पेज नंबर 126 आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो प्रोफेज वन है उसके अंदर पेकाइटिन स्टेज के अंदर रिकॉम्बिनेशन का जिक्र किया हुआ है। वहां से भी हम लोग रिलेट करेंगे इस चीज को। और इसके अलावा जो आपका पेज नंबर एनसीईआरटी का 72 है, उसके ऊपर भी म्यूटेशन जो टॉपिक लिखा हुआ है, उस म्यूटेशन की जो तीसरी लाइन है उसमें भी लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन, वहां पे लिखा हुआ है। तो हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मेरा जो टॉपिक है आज का, वो है आपका टॉपिक है मेरा जो आज का, वो है आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये मेरा टॉपिक है, जो कि एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के पेज नंबर 67 पे दिया हुआ है। अगर थोड़ा पुराना एडिशन है, यही वाला सेम जो एनसीईआरटी है, इसी का थोड़ा सा पुराना एडिशन है, तो पेज नंबर 83 के ऊपर ये दिया हुआ है। और 11th का जो पुस्तक है एनसीईआरटी है के अंदर, ये आपका जो रिकॉम्बिनेशन टॉपिक है प्रोफेज वन के अंदर पेज नंबर 126 पे दिया हुआ है। और अपना ही जो 12th का पुस्तक है एनसीईआरटी है, 12th का एनसीईआरटी है के अंदर पेज नंबर 72 के ऊपर ये दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें समरी के अंदर, समरी के अंदर ये पेज नंबर आपका 77 पे समरी आ जाती है। पुराने वाला पुस्तक में 92 नंबर पेज के ऊपर समरी दिया हुआ है। कहने का मतलब इस तरह से रिकॉम्बिनेशन का सब जगह से हम लोग रिलेट कर लेंगे, सब जगह से हम लोग कवर करेंगे। और जब हम लोग रिकॉम्बिनेशन को करेंगे तो हम लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को भी देखेंगे। जो पेज नंबर 67 है एनसीईआरटी का, उसकी जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा है कि मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट, उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज किया था एज ए डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। और फिर वहां से एक नया टॉपिक निकल करके आएगा मैपिंग का, जेनेटिक मैपिंग का लिखा है वहां पे मैप्ड। और फिर जैसे ही हम लोग पेज पलटेंगे तो जो पेज नंबर 68 है उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि किस तरह से लिंकेज मैप को आज, जेनेटिक मैप को आज यूज किया जाता है एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस तरह से मतलब पूरा टॉपिक है, हम लोग लिखेंगे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। तो इस तरह से आइए हम लोग आगे चलते हैं। जो पहले देखें कि रिकॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ से आ सकता है। रिकॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ से आ सकता है, क्योंकि देखिए आप लोग जो आपका पेज नंबर 72 है उसके अंदर लिखा है ना
इन एडिशन टू दैट इज रिकॉम्बिनेशन, इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बिनेशन इज आल्सो द सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो देखिए आप लोग, हम लोग रिकॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो रिकॉम्बिनेशन कैसे किस किस वजह से आ सकता है रिकॉम्बिनेशन। एक तो रिकॉम्बिनेशन का अगर हम बहुत पुराने वाला एनसीईआरटी की पुस्तक की बात करें, देखिए आपको सिर्फ थ्योरी सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, किसी भी इंस्टीट्यूट्स के नोट्स नहीं पढ़ने हैं। थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, उसी को एक्सप्लोर करना है। एनसीईआरटी हम लोग बात करेंगे, एक तो सबसे पुराने वाला जो पुस्तक है ये वाला एनसीईआरटी है, ये वाला जो बहुत पुराना वाला है इससे पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जो एनसीईआरटी आई, फिर उसके बाद ये वाला एनसीईआरटी आया, ये वाला एनसीईआरटी आया, इससे करेंगे। और फिर उसके बाद जो है आपका ये वाला एनसीईआरटी है, ये वाला एनसीईआरटी, उसके बाद इस ये आया। तो थ्योरी इन्हीं 3 एनसीईआरटी से करेंगे, ज़्यादा एनसीईआरटी मतलब ज़्यादा इधर उधर के नोट से इधर से नहीं करेंगे हम लोग। ये जो आपका देखिए एनसीईआरटी ये वाला था, ये वाला, ये वाला एनसीईआरटी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करना है। अभी देखिए पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही आता है नीट का। तो आइए हम लोग देखते हैं रिकॉम्बिनेशन के मतलब 3 कारण से रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। फर्स्ट, आपका अगर बहुत पुराने वाला, इस वाले पुस्तक में अगर हम देखें, इस वाले में अगर हम देखें तो बहुत पुराने वाला जो ये आता था, ये वाला आपका, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कवर, जिससे मैं खुद पढ़ता था, ये वाला। तो अगर हम देखें तो रिकॉम्बिनेशन आता है, एक तो रैंडम मैटिंग ऑफ गैमेट्स, रैंडम मैटिंग ऑफ गैमेट्स, रैंडम मैटिंग ऑफ गैमेट्स, रैंडम मैटिंग ऑफ गैमेट्स। दूसरा रिकॉम्बिनेशन आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर से, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, जिसका मैं आपको बता रहा था कि +1 का जो एनसीईआरटी है, +1 का, उसमें पेज नंबर 126 के ऊपर दिया हुआ है, जो नया आ गया, लेटेस्ट प्रिंट आ गया, जिसमें से टॉपिक डिलीटेड होने के बाद जो एनसीईआरटी आई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पेज नंबर 126 के ऊपर दिया हुआ है। एक इससे आता है आपका रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो है, एक आता है आपका रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसकी वजह से आता है रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर हम लोग इसको रिकॉम्बिनेशन टॉपिक को एनसीईआरटी में रिलेट करें, एनसीईआरटी के अंदर ही हम लोग रिलेट करें, इसको हम लोग इवोल्यूशन में भी रिलेट कर सकते हैं। क्या कि रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये कौन सी वेरिएशंस की बात हो रही है, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस की बात हो रही है, डिसकंटिन्यूस की नहीं। डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस का मतलब दैट इज म्यूटेशन, जिसके ऊपर हुगो डी वेराइस का कंसेप्ट था। कंटिन्यूस वेरिएशंस की बात कौन करता था? डार्विन। डार्विन जो है उसको कंटिन्यूस वेरिएशंस का मतलब वेरिएशंस कहाँ से आ रही ये नहीं पता था, वेरिएशंस चली आ रही सर, ये मानते थे। तो यानी कि हम लोग इसको अगर इवोल्यूशन से भी रिलेट करें रिकॉम्बिनेशन को, तो आपका मतलब ये कंटिन्यूस वेरिएशंस के अकॉर्डिंग, मतलब कंटिन्यूस वेरिएशन के इक्विवेलेंट है रिकॉम्बिनेशन। तो रैंडम मैटिंग ऑफ गैमेट्स और क्रॉसिंग ओवर और इसके अलावा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन तीनों से रिकॉम्बिनेशन आता है, रिकॉम्बिनेशन आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से आता है, कैसे क्रॉसिंग ओवर से आता है, कैसे 126 पेज नंबर पे क्या दिया हुआ है, कैसे उसको रिलेट करेंगे जेनेटिक्स के साथ। और यस, रैंडम मैटिंग ऑफ गैमेट्स की बात आती है। देखिए कि जैसे ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर हम बात करें रैंडम मैटिंग की कि कितने गैमेट ह्यूमन बींग बना सकता है, मेल या फीमेल, टाइप, टाइप ऑफ गैमेट, टोटल नंबर नहीं बोल रहा मैं, टाइप ऑफ गैमेट वो कितने बना सकता है, अगर हम ये बात करें तो रैंडम मैटिंग ऑफ गैमेट्स के लिए हम लोग लिखेंगे 2⁻n, एंड n इज द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स। अब जैसे हम लोग बात करें आपका 2⁻23, 23, तो ये हो जाएगा आपका 8.6 मिलियन टाइप ऑफ गैमेट्स,
मिलियन टाइप्स ऑफ गैमेट्स। इतने टाइप्स के गैमेट्स बन जाएंगे, इतने टाइप्स के गैमेट्स मेल के और इतने टाइप्स के गैमेट्स फीमेल के, दैट इज 2⁻23, 8.6 मिलियन। इतने टाइप के गैमेट्स, टाइप टाइप बोला मैंने, फीमेल के, इतने ही टाइप के गैमेट्स मेल के। तो रैंडम मैटिंग ऑफ गैमेट्स यानी कि कितने पॉसिबल जायगोटिक कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ये आपका, दैट इज 7 × 10⁻12। इतने जायगोटिक कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, जायगोटिक कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, इतने जायगोटिक कॉम्बिनेशन। तो ये आपका रिकॉम्बिनेशन ही तो है, तो रैंडम मैटिंग ऑफ गैमेट्स की वजह से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम थोड़ा सा और रिलेट कर लेते हैं, देखिए आप लोग आगे क्या, कि अगर हम लोग एनसीईआरटी के 72 नंबर पेज की बात करें तो जैसे ऐसे सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, जो एनसीईआरटी की लाइन है, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन जो एनसीईआरटी की लाइन है, जो म्यूटेशन टॉपिक लिखा हुआ है 72 नंबर पेज के ऊपर से, जो थर्ड या सेकंड लाइन उसकी देख सकते हैं हम लोग, इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन। तो वहां पे लिखा हुआ है ना सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, यानी कि इस तरह से तो लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ है म्यूटेशन और एक आपका लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन का आप किस वजह से आ सकता है, आपको क्लियर हो ही गया आप, दैट इज रैंडम मैटिंग ऑफ गैमेट्स की वजह से, रैंडम मैटिंग ऑफ गैमेट्स की वजह से। और आपका दूसरा जो है आपका क्रॉसिंग ओवर की वजह से, और तीसरा आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। अब बेटा लेकिन एक बात है कि नीट में सवाल आता है कि भाई प्राइमरी सोर्स ऑफ वेरिएशन कौन है, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं है। प्राइमरी सोर्स ऑफ जो वेरिएशन है वो रिकॉम्बिनेशन नहीं है। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो है दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, प्राइमरी सोर्स ऑफ एलिलिक वेरिएशन, प्राइमरी सोर्स ऑफ एलिलिक वेरिएशन। ये आपका दिया हुआ है ओल्ड एनसीईआरटी की समरी में, ओल्ड एनसीईआरटी की समरी में दिया हुआ है प्राइमरी सोर्स ऑफ एलिलिक वेरिएशन कौन है, म्यूटेशन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन कौन है, म्यूटेशन। तो मैं अभी म्यूटेशन को हम लोग साइड में रखते हैं, वो हम लोग बाद में लेंगे, पहले हम लोग रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज जो आपका पेज नंबर 67 पे और 68 के ऊपर जो दिया हुआ है वो हम लोग पहले कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कि रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर से कैसे आता है, रिकॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से कैसे आता है, वो हम लोग करेंगे। अभी हमने समझाया कि रिकॉम्बिनेशन रैंडम मैटिंग ऑफ गैमेट से कैसे आता है। तो आइए हम लोग आगे करते हैं। हम लोग देखिए जैसे आप लोग कंसेप्ट है सेग्रीगेशन, कंसेप्ट है सेग्रीगेशन, और आपका दूसरा जो कंसेप्ट है वो है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहां ये सेग्रीगेशन कंसेप्ट है और यहां ये आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट। बच्चे बेटा क्या समझते हैं कि भाई सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस,
कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। देखिए अगर हम एनसीईआरटी की समरी में जाएं पेज नंबर 77 के ऊपर तो या पुरानी वाली पे 92 पे जाएं तो वहां पे लिखा हुआ है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन आप जाकर के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वहां परम्यूटेशन लिखा है, मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करें, स्कूल में स्टूडेंट पढ़ता है, स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसके पास दो ड्रेस होती है, एक व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट और एक आपका ब्लू पैंट और ब्लू शर्ट। तो दो कॉम्बिनेशन है। हम इसको बदल करके कितने कॉम्बिनेशन और बना सकते हैं। ब्लू पैंट के साथ हम लोग व्हाइट शर्ट पहन सकते हैं, व्हाइट शर्ट के साथ हम ब्लू पैंट पहन सकते हैं, दो कॉम्बिनेशन और बन जाएंगे। यानी कि दो पेयर अगर हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने और बन जाएंगे, दो और बन जाएंगे। यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, चार। तो आप असॉर्टमेंट का मतलब यहां पर सेपरेशन नहीं है। असॉर्टमेंट का मतलब है कि यहां पर आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो अलग अलग चीज है, सेग्रीगेशन अलग है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अलग है, लेकिन हाँ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए जरूरी है सेग्रीगेशन का होना जरूरी है। ओल्ड एनसीईआरटी में इस वाली पुस्तक में एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, क्या कि कभी भी सेग्रीगेशन असॉर्टमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, क्योंकि जब तक एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होगी तब तक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए पहले एक पेयर क्रोमोसोम की दूसरी पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो, फिर वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी कि असॉर्टमेंट, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन, जो समरी में लिखा है पेज नंबर 77 के ऊपर जाकर के जो लिखा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो सेग्रीगेशन असॉर्टमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। देयर मस्ट बी सेग्रीगेशन फॉर द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इफ देयर इज नो सेग्रीगेशन देयर इज नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो असॉर्टमेंट का मतलब बेटा ये मत समझना, इसका मतलब है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कितने सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और सेग्रीगेशन का मतलब तो सिंपल सा है, सेपरेशन। सेपरेशन और इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको और देखते हैं हम लोग। जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम की, और ये एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम की इसके साथ। दूसरा क्रोमोसोम हम लोग लेते हैं ये वाला, ये एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम की। दूसरा हम लोग ये ले लेते हैं, ये एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम की। दूसरा इसके साथ हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ये एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम की। चलिए हम लोग इसको टू क्रोमेटिड्स, इसके बाद आपका इसका ये वाला लेते हैं, और इसके बाद ये जो है आपका ये है, ये है। बेटा एक क्रोमोसोम की जो पेयर है होमोलोगस, दूसरी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये दो पेयर है तो हम लोग 2 raised to power 2 कर देंगे, यानी कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 टाइप। उससे ज्यादा नहीं रिपीट हो जाएगा, वो समझेंगे कैसे। अगर हम बात करते हैं बेटा 23 पेयर की, तो अभी हम लोगों ने लिखा था 2 raised to power 23, यानी कि 8.6 मिलियन कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखिए बच्चे में 46 क्रोमोसोम है, 23 माँ से आए हैं क्रोमोसोम। हमें क्या पता कि कौन सी पेयर से नाना वाला है, कौन सी पेयर से नानी वाला है। माँ के अंदर 46 क्रोमोसोम थे, माँ के अंदर 23 क्रोमोसोम, नाना के 23 क्रोमोसोम, नानी के। हर पेयर से आया एक ही है हमारे अंदर, हर पेयर से एक आया। कि अब तो पता क्या है, माँ से जो क्रोमोसोम आया है वो नाना वाला है नानी वाला है, हर पेयर से रैंडम है ना। टोटली जो सेग्रीगेशन है वो रैंडम है।
तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, असॉर्टमेंट का समझिए मतलब क्या है कि सबसे पहले मेटाफेज वन के ऊपर मेटाफेज वन के ऊपर मेटाफेज वन के ऊपर क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट अलाइनमेंट इंडिपेंडेंट होगा मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर। मेटाफेज वन के ऊपर जो अलाइनमेंट है वो मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। एक पेयर दूसरी पेयर से मेटाफेज वन पर इंडिपेंडेंटली अलाइंड होगी। एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है, अपन लोग देखेंगे कैसे कैसे इंडिपेंडेंटली अलाइंड होगी। पहले इंडिपेंडेंटली अलाइंड होगी, उसके बाद फिर बेटा जो है इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट के बाद जो अगला कंसेप्ट है वो आपका एनाफेज वन आएगा बेटा। एनाफेज वन कि एक पेयर दूसरी पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगी, यानी कि पहले फिर इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होगा, और जब इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होगा तब जाकर के बेटा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बोला जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको एनसीईआरटी ने समरी में लिखा है वर्ड परम्यूटेशन के हिसाब से। एनसीईआरटी आप निकाल करके पेज नंबर 77 पे आप चेक कर सकते। तो पहले इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट होगा, फिर उसके बाद बेटा जो है एनाफेज वन के ऊपर एक पेयर दूसरी पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगी, एंड फिर वो पोल्स पे जाकर के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एंड फिर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोंट से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मींस दैट एक पेयर दूसरी पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगी। से कि दैट इज पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे। असॉर्टमेंट का मतलब ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर बात करें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, और अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेशन की, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से भी रिकॉम्बिनेशन आता है। इट इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट इज ड्यू टू द रैंडम मैटिंग ऑफ द गैमेट्स, एंड इट इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी आता है। फिर हम लोग जो है अगली क्लास में एक पूरा लेक्चर में तैयार करूंगा इसके ऊपर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर। तो पूरा हमें पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी का। एक लाइन जो एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखो, एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिखा रखे हैं। एक दिखा रखा है आपका क्रोमोसोम सेग्रीगेशन का, एक डायग्राम दिखा रखा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। हम उस पर भी बात करेंगे, पर पहले मैं मेरा जो टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन उस पर हम बात करते हैं। अब देखिए आगे, ये देखिए हम लोग ये इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट करके दिखाता हूं मैं मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर। इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट करके दिखाता हूं, देखिए आप लोग। तो देखिए आप लोग, जो ये है आपका ये इसका इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट देखो क्या दिखा रखा है एनसीईआरटी में मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर। ये मेटाफेज वन दिखा रहा हूं मैं आपके सामने। मेटाफेज वन, मेटाफेज वन दिखा रहा हूं मैं। इसका इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि इस मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर कैसे ये अलाइंड होंगे। देखिए आप लोग, एक एक तो ये आएगा आपका ब्लू, ये आपका ब्लू कलर है। काइनेटोकोर दिखा देते हैं हम लोग। उसके बाद जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो ये है आपका, ये देखिए आप लोग, दूसरा कॉम्बिनेशन ये है आपका। उसके बाद एक क्रोमोसोम जो है ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है।
इस तरह से है। अब देखिए ये एक अलाइनमेंट है क्रोमोसोम का, एक अलाइनमेंट है। एक अलाइनमेंट है। दूसरा अलाइनमेंट और समझते हैं हम लोग। ये है आपका क्रोमोसोम। के बाद है आपका दूसरा ये वाला है। ये वाला है। के बाद आपका ये देखिए इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट में रेड कलर का हम इधर दिखाएंगे, क्योंकि जो अलाइनमेंट है वो इंडिपेंडेंट है। और ये आपका ग्रीन है। देखिए आप लोग, ये देखिए, ये जो अलाइनमेंट है क्रोमोसोम का ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ये पेयर दूसरी पेयर से मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर इंडिपेंडेंटली अलाइंड होती है। देखिए ना, इस पेयर का ग्रीन कलर नीचे की साइड है और रेड कलर ऊपर की साइड है। एक बार ऐसे भी तो हो सकता है, ये और है और ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। मेटाफेज वन ऐसा भी हो सकता है, मेटाफेज वन, ये तो दो पेयर हैं, सोचो 23 पेयर्स हैं, तभी तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, 8.6 मिलियन। 8.6 मिलियन। क्या पता हम लोग कौन से स्पम या कौन से एग से हम लोग बने हैं, वहां से इतने टाइप के एग से, माँ से इतने टाइप के स्पम से, फादर से कौन सा आया है जैगोटिक कॉम्बिनेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेटाफिजिक प्लेट जो है उसी के ऊपर ही डिसाइड हो जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, मेटाफिजिक प्लेट वन पे ही डिसाइड हो जाता है। उसके बाद फिर आता है आपका एनाफेज वन, वहां तो क्या होना है, एक पेयर दूसरी पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होती है, फिर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर ये पेयर दूसरी पेयर से इंडिपेंडेंटली अलाइन नहीं होगी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस द डिटरमाइनिंग, दैट इज मेटाफेज वन पे ये डिसाइड हो जाता है, मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर ही। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो आप लोग, कि जब ये डिवीजन होगा, इससे दो सेल बनेंगी, इससे दो सेल बनेंगे आपका, इससे दो सेल बनेंगी, और इससे आपका दो सेल बनेंगी, दो सेल बनेंगी। तो कहने का मतलब ये है, ये सेल और ये सेल, ये सेल और ये सेल इस तरह से बनेंगी। तो देखो आप लोग, इस पेयर का हम लोग दिखाएंगे, इस पेयर का, इस पेयर का जब सेग्रीगेशन हो जाएगा, इस पेयर का ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इस पेयर का दैट इज ये कलर पिंक वाला, और ब्लू वाला इधर चला जाएगा, क्योंकि एक पेयर का एक ही आना है, ब्लू वाला इधर चला जाएगा क्रोमोसोम। एक पेयर का एक ही आना है, मियोसिस फर्स्ट के बाद दो सेल बन जाएंगी, देखो दो बना के दिखा रहा हूं मैं। और दूसरी पेयर का देखिए आप लोग, दूसरी पेयर का, दूसरी पेयर का रेड इधर आ गया, रेड इधर आ गया आपका, रेड इधर आ गया, और ग्रीन जो है वो दूसरी सेल में चला जाएगा। एक कॉम्बिनेशन देखो ये बन गया, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, दो। और आप देखिए, या फिर क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बताइए आप लोग, कि इस पेयर का पिंक बेटा इधर आ गया, और इस पेयर का ब्लू जो है उधर चला गया, ब्लू उधर चला गया क्रोमोसोम। और जो है आपका दूसरी जो पेयर है उसका ग्रीन, ग्रीन पिंक के साथ आ गया। ये देखो, यहां पर पिंक के साथ इस पेयर का कौन सा आ रहा था, रेड, यहां पर पिंक के साथ कौन सा दूसरी पेयर का कौन सा आ गया, ग्रीन। पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो इसके इसके ब्लू के साथ कौन सा जा सकता है, इसके ब्लू के साथ कौन सा जा सकता है, दूसरी पेयर का रेड, दूसरी पेयर का रेड।
तो ये तो अपन ने पेयर बेटा 4 लिए हैं। अगर पेयर अपन ज्यादा लेंगे तो कितने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो अपन ने बताया ना कि 23 पेयर से तो 8.6 मिलियन पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसी तरह से देखो आप लोग 2 पेयर लिए, तो मतलब कहने का ये है कि आप समझिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से भी रिकॉम्बिनेशन आता है। अब चक्कर क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 2 सिचुएशन में होता है। ये देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए आइए हम लोग, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 2 सिचुएशन में होता है। 2 सिचुएशंस में होता है। या तो जीन्स, या तो जीन्स, जीन्स बोलना है, जीन नहीं बोलना है। क्योंकि जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे तो एक जीन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 2 जीन की बात हो रही है। जैसे मेंडल ने लिया था सीड शेप सीड कलर, जैसे मॉर्गन ने लिया था बॉडी कलर और दैट इज आई कलर, और आपका विंग साइज और आपका आई कलर, जैसे मॉर्गन ने लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जीन्स बोलना है, यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलना है। तो अगर हम बात करें कि जीन्स यदि डिफरेंट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर है, डिफरेंट पेयर्स के ऊपर है, पेयर्स होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर है, तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। या फिर अगर जीन्स, दूसरा केस ये है कि यदि जीन्स सेम क्रोमोसोम के ऊपर है, सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर है, सेम क्रोमोसोम के ऊपर। अब देखो यहां से एनसीईआरटी की समरी का पेज नंबर 77 की एक लाइन है, law of independent assortment does not hold true for the genes located on the same chromosome. Law of independent assortment does not hold true for the genes located on the same chromosome. बच्चा तो यही सोचेगा कि एनसीईआरटी ने यही लिख दिया, तो यस ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि जीन्स इफ दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, 2 सिचुएशन हो जाती है, 2 सिचुएशन हो जाती हैं। अगर उन 2 जीन्स के बीच में, इफ द जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम आर फार सो फार अपार्ट, सो फार अपार्ट, बहुत दूर दूर हैं, एंड इफ द जीन्स, इफ द जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम आर सो फार अपार्ट, so far apart that they show the regular crossing over, that they show the regular crossing over, कि उन जीन्स के बीच में रेगुलर क्रॉसिंग ओवर है। अब केस यही है कि या तो मेंडल ने जो कॉम्बिनेशंस पढ़े, या तो वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, तभी भैया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ। तो देखो आप लोग, सीड शेप और सीड कलर अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के ऊपर था। या फिर अगर वो सेम क्रोमोसोम पे थे तो वो इतने दूर थे कि उनमें रेगुलर क्रॉसिंग ओवर हुआ, उनमें रेगुलर क्रॉसिंग ओवर हुआ। अगर वो सेम क्रोमोसोम पे हैं एंड नॉट सो फार अपार्ट, नॉट सो फार अपार्ट, अगर वो दूर दूर नहीं है और रेगुलर क्रॉसिंग ओवर वो शो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जीन्स क्या शो करेंगे? लिंकेज। तो वो जीन्स लिंकेज शो करेंगे। तभी तो जो 67 नंबर पेज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, रिकॉम्बिनेशन और आपका लिंकेज, वहां पर जो मॉर्गन सर का दिया हुआ है, बॉडी कलर और आई कलर का जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो रेशियो है वो डेविएट हुआ, 9:3:3:1 नहीं आया जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एंड दूसरा आपका आपका आई कलर और विंग्स वाला जो दिया हुआ है, उसमें भी आपका वो भी इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है। लेकिन एक बात है, क्या आप कहोगे सर एनसीईआरटी में ये कहाँ लिखा है, ये वाला जो आप पढ़ा रहे हो कहाँ लिखा है? भैया समरी में जाइए, 77 नंबर पेज पे जाकर के लिखा है कि इफ द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, और लाइन लिखी है इफ दे आर डिस्टेंटली अपार्ट, इफ दे आर डिस्टेंटली अपार्ट मतलब बहुत दूर दूर है, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो इफ दे आर सो फार अपार्ट ये नहीं लिखा ना, दैट दे शो द रेगुलर क्रॉसिंग ओवर। अगर उनमें रेगुलर क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो पक्का उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। इफ, और आगे क्या लिखते हैं एनसीईआरटी समरी में, क्या लिखते हैं? इफ दे आर क्लोजली, बहुत क्लोज है, तो दे आर असॉर्टेड टुगेदर। असॉर्टेड टू का मतलब पॉसिबल का सेम कॉम्बिनेशन में। तो आप असॉर्टमेंट का मतलब अच्छे से क्लियर कर लेना, असॉर्टेड टुगेदर लिखा है एनसीईआरटी ने, मतलब वो जीन्स साथ साथ जाएंगे, वो जीन्स साथ साथ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बेटा फिर से एक बार रिकैप करते हैं कि 2 सिचुएशंस हैं। इफ द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो पक्का दैट इज जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि एक जो है आपका एक होमोलोगस पेयर दूसरी होमोलोगस पेयर से, एक होमोलोगस पेयर दूसरी होमोलोगस पेयर से इंडिपेंडेंटली अलाइंड होती है, और फिर
के बाद इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगी, फिर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो अगर इन केस ये होता है आपका डिफरेंट वाला, तो केस ये हो गया। एंड इफ द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो इसको समरी की लाइन से जोड़ दें कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। लेकिन आगे लाइन लिखती है इफ दे आर डिस्टेंटली अपार्ट दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, इफ दे आर क्लोजली लिंक्ड मतलब बहुत क्लोज है तो दे विल असॉर्टेड टुगेदर, मतलब वो सेम कॉम्बिनेशंस में जाएंगे। देखिए कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल रेयर होता है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में उसका लिखा हुआ है कंप्लीट, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ते हो तो कंप्लीट लिंकेज का लिखा हुआ है, लाइक मेल ड्रोसोफिला इज द एग्जांपल फॉर द कंप्लीट लिंकेज, ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपका ये आपका सिचुएशन हो गया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग क्या है, समरी से उसको कैसे लिंक करना है, वहां क्या लिखा है, किस तरह से इसका डायग्राम करना है, किस तरह से इसका अलाइनमेंट है मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर, ये आपका क्लियर हो गया। अब हमारा जो केस है ये वाला, यस, क्रॉसिंग ओवर वाला केस बच गया हमारा। हमने बोला कि रिकॉम्बिनेशन जो है वो या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी अलग से भी पढ़ेंगे लॉ के हिसाब से। देखिए लोग पढ़ाते हैं कि मेंडल्स ने जो है कि लॉ 3 लॉ दिए, 2 लॉ दिए, जैसा हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। किसी इंस्टीट्यूट्स के नोट्स में भी नहीं, हमें सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में जाकर के आप देखोगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, तो वहां पे सेकंड जनरल लॉ लिखा हुआ है मेंडल का, बाकायदा देखना जाकर के। जबकि आप पहले पढ़ोगे उससे पहले तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बच्चा सोचता है कि 2 लॉ दिए हैं और तीसरा वो हो गया, वहां लिखा हुआ है बाकायदा। एंड मेंडल ने तो कोई एक तरह से लॉ, कार्ल कोर ने सल इस प्रिंसिपल्स को, इनको लॉ को, कॉन्सेप्ट्स को जनरलाइज किया था, उसके बाद ये सारा हुआ था। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, बट हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, एनटीए का की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनता है। चलिए क्रॉसिंग ओवर जो है इसका केस और हम लोग लेते हैं, आइए हम लोग एनसीईआरटी से जो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर अगर हम बात करें बेटा +1 की एनसीईआरटी में पेज नंबर 126 के ऊपर दिया हुआ है। +2 की एनसीईआरटी में तो वही पेज नंबर 67 के ऊपर ही थोड़ा सा जो दिया हुआ है क्रॉसिंग ओवर का मतलब जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के साथ है, वहीं से हमें कॉम्बिनेशन में पढ़ना है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग +1 से रिलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। जैसे प्रोफेस 1 होता है, प्रोफेस 1 होता है, प्रोफेस 1 उसमें आपका स्टेज होती है आपका सबसे पहले लेप्टोटीन, हम लोग बोलते हैं लेप्टोटीन। फिर उसके बाद स्टेज आती है आपका जाइगोटीन। फिर उसके बाद स्टेज आती है आपका पिकाइटीन, पिकाइटीन। अब देखिए जो हम लोग जीवन फेज के ऊपर क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड लेते हैं, इसे एक क्रोमेटिड, लोग एक क्रोमेटिड लेते हैं। लेकिन आपको पता है एस फेज के ऊपर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है, तो हम लोग 2 क्रोमेटिड लेते हैं, इसे 2 क्रोमेटिड लेते हैं। कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है कि भाई 2 क्रोमेटिड क्यों ली है, एक क्रोमेटिड क्यों नहीं ली। तो एस फेज के ऊपर डुप्लीकेशन हो जाता है ना बेटा क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, डुप्लीकेशन हो जाता है, तो अब 2 क्रोमेटिड हो गई है। तो यानी कि आपने पढ़ा होगा 126 नंबर पेज के ऊपर साफ दिया हुआ +1 के एनसीईआरटी में कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, और उस पेयरिंग को आप लोग क्या कहते हो, साइनेप्सिस। वो लोग अपना जेनेटिक्स पे ही रहते हैं, अभी सेल साइकिल में मैं नहीं घुस रहा, सेल साइकिल को हम लोग अलग से लेंगे। और ये इसका होमोलोगस भाई है एक तरह से, ये होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरा वाला ये है, ये है। देखिए पेयरिंग और बाइवेलेंट बन जाता है जाइगोटिन स्टेज पे। अगर आप पेज नंबर 126 पे पढ़ोगे कि पेयरिंग तो हो गई है जाइगोटिन पे,
क्लियरली विजिबल द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज पेकाइटिन स्टेज। यानी कि 4 क्रोमेटिन डिस्टिंक्ट अलग अलग नजर आती हैं जाकर के आपका पेकाइटिन स्टेज पे साफ लिखा है। तो हम लोग पहुंचते हैं पेकाइटिन स्टेज के ऊपर। मैं आपको वो सब नहीं बता रहा हूँ कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इसका पेयरिंग करता है, वो सब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है। पहले मैं जेनेटिक्स का ये वाला टॉपिक क्लियर करूँ, फिर हम लोग सेल साइकिल जो अलग से लेंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो ये देखिए आप लोग, जो है आपका पिकाइट, ये बाइवलेंट स्टेज के ऊपर, टैटर्ड स्टेज के ऊपर, ये आपका सॉरी पिकाइटिन स्टेज के ऊपर ये टैटर्ड स्टेज जो है क्लियरली विजिबल होगा, जिसको हम लोग बाइवलेंट कहते हैं। बाइवलेंट विद टैटर्ड, ये आपका ये हो गया। अब बेटा पिकाइटिन स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर होगा, जो हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर होगा। आपको पता है एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। और बेटा ये भी आपको पता है कि एक क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमेटिड हो, उस क्रोमोसोम को डायड कहते हैं, डायड कहते हैं। तो यानी कि ये बाइवलेंट है, बाइवलेंट विद टेट्राइड है, 4 क्रोमेटिड्स हैं, विद टेट्राइड है, बना जाइगोटीन पे, क्लियरली डिस्टिंक्ट और विजिबल हुआ पिकाइटिन स्टेज पे। अब बेटा पिकाइटिन स्टेज के ऊपर आपको क्रॉसिंग ओवर होना है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस पेयर्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं ना, देखिए आप लोग कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, लाइक ये है आपका क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स। दूसरा बेटा इसका जो होमोलोगस भाई है वो ये है, ये है। अब देखिए इसको दिखाने के लिए हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं, इस क्रोमोसोम को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ये आपका ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। ये सेंट्रोमियर है, ये 2 क्रोमेटिड्स हैं। और इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, इस वाले क्रोमोसोम को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं बेटा। और आपको पता है ये क्रोमेटिड्स जो हैं, ये क्रोमेटिड जो हैं आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर होगा। देखिए जो ये वाला पुस्तक है एनसीईआरटी ओल्ड, उसमें साफ लिखा हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस साइट्स के ऊपर होगा। होमोलोगस साइट्स, ये नहीं कि इसका इतना पार्ट और इसका इतना सा पार्ट के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। होमोलोगस साइट्स, इस क्रोमोसोम की इतनी क्रोमेटिड और इस क्रोमोसोम की भी इतनी क्रोमेटिड्स ही एक्सचेंज करेंगे आपस में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लेना कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट द होमोलोगस साइट्स between the non-sister chromatids of the homologous pair of chromosomes at the Peckytin stage, prophase 1, meiosis 1। तो ये कहने का मतलब ये है कि होमोलोगस साइट्स मतलब क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट्स अगर हम देखें बेटा, सबसे पहले क्या होगा, होमोलोगस साइट्स के ऊपर सबसे पहले क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे, सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे जहां क्रॉसिंग ओवर होना है। देखिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज द साइट वेयर क्रॉस ओवर विल अकर, जहां क्रॉसिंग ओवर होगा। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स इज द कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इज नॉट द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दिस द कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पहले रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे, फिर क्रोमेटिड्स जो है वो आपस में एक्सचेंज करेंगी, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे। फिर उसके बाद बेटा आपका क्रॉसिंग ओवर होगा, और फिर उसके बाद बेटा आपका क्रॉसिंग ओवर कंप्लीटेड, जब कंप्लीट हो जाएगा, जब एक्सचेंज हो जाएगा, वहां 126 नंबर पेज पे एंजाइम का जिक्र किया हुआ है, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज में दोनों एंजाइम आते हैं, आपका लाइगेज भी आएगा, काटेगा ना ऐसे क्रोमेटिड्स को, जोड़ेगा भी, लाइगेज भी आएगा, और काटेगा तो एंडोन्यूक्लियस होगा। तो यानी कि उनका दोनों का मिक्सर एनसीईआरटी प्लस में लिखा रिकॉम्बिनेज। हम लोग फिलहाल वहां नहीं जाएंगे, सेल साइकिल में रिकॉम्बिनेज का पूरा मैं डिटेल नहीं बताने वाला, यहाँ पर रिकॉम्बिनेज पढ़ेंगे हम लोग। तो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीटेड, कंप्लीटेड के बाद जहां पर क्रोमेटिड्स ऐसे टच करेंगे, ये देखिए आप लोग, जहां पर आपका क्रोमेटिड्स टच करेंगी,
क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, ये देखिए, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जहां पर ये आपका क्रोमेटिड्स जहां पे एक्सचेंज हो चुका है, कंप्लीटेड, यहां इसको हम लोग क्याज्मा बोलते हैं। यहां हम इसको क्याज्मा बोलते हैं। क्याज्मा, कई लोग चाज्मा बोलते हैं, वो मर्जी बोल लेना आप लोग। हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे तो क्याज्मा बोलते थे, हमें वही है क्याज्मा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको, ये क्याज्मा इज नॉट द कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दैट इज रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग। मतलब ये वो साइट है जहां क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस ओवर हो चुका है, कंप्लीटेड, एक्सचेंज हो चुका है, सब काम हो चुका है। खाली ये क्रोमेटिड्स एक्सचेंज होने के बाद अब आपका ये क्रोमेटिड्स ऐसे टच कर रही हैं, टच कर रही हैं, ये टच कर रही हैं इस तरह से एक्सचेंज होने के बाद, इसको हम लोग क्याज्मा कहते हैं। तो आइए हम लोग फिर देखते हैं आगे किस तरह से रिकॉम्बिनेशन का क्या होगा। तो प्लीज एक बार इसको रिकैप करते हैं कि जाइगोटिन पे पेयरिंग हुई होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। पेयरिंग को आपने साइनेप्सिस पढ़ा होगा +1 के एनसीईआरटी में। उसके बाद फिर आपको पता है कि जो वो बाइवलेंट वो टेट्राड है बना जाइगोटिन पे दिखाई क्लियरली डिस्टिंक्ट जाकर के होता है, जैसा कि +1 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 126 नंबर पेज के ऊपर, कि वो जाकर के विजिबल होता है पिकेटिन स्टेज पे। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बाद फिर एक्सचेंज होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में एट दी होमोलोगस साइट्स, होमोलोगस साइट्स के ऊपर एक्सचेंज होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम वहां पे काम करेगा। फिर जो है एक्सचेंज होने के बाद जहां पर वो टच करेंगी, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीटेड के बाद, तब उसको हम लोग क्याज्मा बोलते हैं। क्याज्मा इज नॉट द रिजल्ट, क्याज्मा इज नॉट द कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद बना है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज द कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्याज्मा इज नॉट द कॉज ऑफ क्रॉसिंग, क्याज्मा इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद की बात है वो। तो कहने का मतलब ये, इसको हम लोग देखते हैं, आइए कैसे। जैसे ये है आपका, अब हम लोग यहाँ पर दो जीन्स ले लेते हैं, दो जीन्स ले लेते हैं। अब कई बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर ये यहाँ पे दो क्यों लिख दिया, यहाँ पे ऐसा क्यों लिख दिया। अरे भैया ऐसे समझिए आप, ये जीवन था और ये एस फेज था। तो आप खुद सोचिए ना कि जीवन पर ये आपका ऐसा था, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड थी, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड थी, ये होमोलोगस थे। तो बेटा एस फेज के ऊपर डुप्लीकेशन हुआ है ना, एस फेज के ऊपर डुप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ पर ये देखो डुप्लीकेशन हो गया एस फेज के ऊपर, एस फेज के ऊपर डुप्लीकेशन हो गया। तो अब एक जीन की चार कॉपीज होगी ना बेटा यहाँ पर, ये देखिए एक जीन की चार कॉपी होगी, ये हमने जीन लिया था, ये हमने जीन लिया है। एक जीन की यहाँ पे दो कॉपी थी ना पहले, जीवन फेज के ऊपर, एक जीन की दो कॉपीज हैं, ये दो कॉपीज हैं देखो आप लोग एक जीन की। अब एक जीन की चार कॉपीज हो जाएंगी ना बेटा, एक जीन की चार कॉपी हो जाएंगी। ये क्लियर होना चाहिए आपका इस तरह से, ये दो जीन लिए मैंने, दो जीन लिए, दो जीन लिए ना बेटा। जैसे ये इस जीन की कॉपी है, ये इस जीन की कॉपी है, ये इस जीन की कॉपीज है। जीन की कॉपीज को आप लोग जो होमोलोगोसाइट्स पे होती हैं उनको क्या कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, एलील्स कहते हैं। तो वही बात है, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे ये कि आप सोचो कि सर चार कैसे ले लिया आपने, तो ये दिखाया ना मैंने, जीवन पे ऐसा था ना बेटा, एस फेज के ऊपर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो गया, तो फिर हम लोग ऐसे ही तो लेंगे बेटा पिकाइटिन स्टेज के ऊपर। तो देखिए आप लोग आगे कि कैसे हम लोग जो है क्रॉसिंग ओवर होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं ये, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ये देखिए आप लोग,
ये देखिए क्रॉसिंग ओवर होने के बाद बेटा, ये देखिए आप, ये देखिए बेटा, ये देखिए ये हो गया क्रॉसिंग ओवर होने के बाद। अब बेटा देखो आप लोग, चार कॉम्बिनेशंस ये देखिए आप लोग, इसके बाद ये आएगा, ये 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 और आपका ये और ये। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखिए आप लोग, ए बी, ए बी और आपका स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये देखो बेटा चार बन गया ना, ये देखो क्रॉसिंग ओवर की वजह से। वही तो मेंडल के केस में यही तो होता था बेटा। हाँ, अगर हम लोग देखें मेंडल के केस में, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो होता था बेटा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो हम लोग कहते थे। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यही तो बनते थे, यही। इसके बाद तो रिपीट हो जाएंगे कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे भी तो वही है बेटा। तो वही बात आ गई ना कि रिकॉम्बिनेशन या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से हुआ है, रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर से हुआ है, कि जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे हैं एंड इफ दे आर सो फार अपार्ट, वो इतने दूर हैं कि उनके बीच में रेगुलर रेगुलर क्रॉसिंग ओवर, मतलब एवरी मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर, इफ दे आर सेपरेट। देखिए ना आप लोग, मैं एक चीज बताता हूँ आपको बहुत अच्छी। देखिए आप लोग क्या, कि मान लीजिए आप, ये आपका, ये आपका, मैंने एक धागा लिया और इस धागे में मैंने ये गांठें बांध दी है, नॉट जिसको आप लोग बोलते हो, ए बी सी डी ई और एफ। और इन गांठों को, जो हमने गांठें लगाई हैं इस धागे के अंदर, इनको हम लोग, नोट्स जो लगाए हमने, इनको हम लोग जीन्स मान लेते हैं। अब मैं इसके बीच में सीजर से काटूं इसको कहीं से भी, तो कौन सा जीन है जो सबसे पक्का सेपरेट होगा ही होगा, ए और एफ। तो दो जीन्स who are so far apart and they are present on the same chromosome and that they show the regular crossing over, means every meiosis में they will be segregated। सेग्रीगेशन नहीं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, असॉर्टमेंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अलग अलग चीज है। पहले इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होगा, तभी तो कॉम्बिनेशन बनेंगे। तभी तो लिखा है समरी में वर्ड परम्यूटेशन 77 नंबर पेज के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि, ये देखिए आप लोग, yes, if the genes are present on same chromosome and they are so far apart and they show the regular crossing over, तो दे विल बी सेग्रीगेट। एक पेयर दूसरी पेयर से इंडिपेंडेंटली पहले सेग्रीगेट हो रही है, फिर ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने हैं। तो भैया दैट इज रिकॉम्बिनेशन जो है, वो आपका ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर की वजह से, रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, एंड रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रैंडम मैचिंग ऑफ गैमेट्स की वजह से। तो आज हम लोग जो है, फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, कि हमने रिकॉम्बिनेशन समझा है। आप चेक करना, अपना लिखना कि रिकॉम्बिनेशन जो है आपका एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो सारे पेजेस मैंने 72 नंबर पेज, 77 नंबर पेज, 67 नंबर पेज, और आपका इसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ रिलेशंस भी मैंने ब्रीफ आउट कर दिया है। तो अगला जो पार्ट हमारी अगली क्लास है, उसमें लिंकेस इसके साथ मैं लूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो नीट में आने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो पेज नंबर 67 और पेज नंबर 68 एनसीईआरटी पे जो डायग्राम दे रखा है, मॉर्गन सर का जो क्रॉस ए और क्रॉस बी दिखा रखा है, वो सारा अपन अपन कवर करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। थैंक यू।